तो फाइनली वो अंतिम घड़ी आ ही गई जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। और ये अंतिम घड़ी है परीक्षा का दिन। तो आज जो है बहुत इत्मीनान से चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा। और आप सभी में से आपने निर्धारित कर लिया होगा कि आप सहभागिता करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, है ना। ये एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही मन में ये प्रश्न उठता है कि हम परीक्षा देने जाएं या नहीं जाएं। तो ये तो निश्चित तौर पे तय हो चुका होगा, आपने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, है ना। तो फाइनली आप अपने सेंटर की ओर या तो पूरी तरीके से पहुंच गए होंगे सेंटर, या पहुंचने की तैयारी में होंगे, रास्ते में भी हो सकते हैं। और ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों की परीक्षा के दिन के लिए सबसे शानदार वीडियो है और आज आपको पूरा सेशन इसे सुनना चाहिए। इसमें कई प्रश्नों के जो आप लोगों के जवाब हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो 2 घंटे की अवधि आपके जनरल स्टडी के पेपर की है और फिर 2 घंटे की अवधि जो आपके CSET के पेपर की है। देखो, आप 1 साल पढ़िए, 2 साल पढ़िए, 10 साल से तैयारी करिए, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, सारा का सारा जो आपका पूरा ज्ञान है वो प्रारंभिक परीक्षा के 2 घंटे के समय में ही निर्धारित होता है ना। GS का पेपर है और CSET का पेपर है। पूरा 1 साल की तपश्चर्या वो परीक्षा के दिन आपकी पता चल जाता है कि आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो घड़ी आई है, इस घड़ी के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। और परीक्षा के दिन कितने प्रश्न आप वहाँ करके आएंगे, कैसे नकारात्मक अंकों से बचेंगे, कैसे प्रश्न जो आएंगे वहाँ पर फ्रॉग मेथड कैसे यूज करेंगे। मैंने एक फ्रॉग मेथड के बारे में बताया था आप लोगों को, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न पत्र आपकी तैयारी के अनुरूप ही आए। कई बार बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, और ख़ासकर UPSC का जो पेपर है, IAS एग्ज़ाम का, वहाँ पर देखते हैं बच्चे करंट पढ़ के जाते हैं, करंट नहीं आता है। हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हैं, हिस्ट्री आ गई या नहीं आई भी तो प्रश्न कहाँ से आए। यही हाल अब UPPSC का भी हो चुका है। UPPSC ने पूरा पैटर्न जो फॉलो किया है, सिलेबस से लेके नेगेटिव मार्किंग से लेकर के सभी चीज़ों का, मुझे लगता है एक ही चीज़ बची है, वो भी शायद मुझे लगता है जल्दी हो जाएगी। जो प्रश्नों की संख्या भी 150 है, मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में ये भी 100 ही हो जाए। PT में 150 क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मेंस को तो हूबहू कॉपी कर लिया इन्होंने। एक ऑप्शनल हो गया, उत्तर प्रदेश वालों का जो जान था ऑप्शनल सब्जेक्ट, समाज कार्य और डिफेंस ख़त्म कर दिए गए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन चलिए इन पर बात नहीं करेंगे। आज है ऐसी बात, मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, टिप्स बताने जा रहा हूँ कि अब चूँकि अब आपका परीक्षा का दिन सबसे निर्णायक दिन में से एक होता है। देखिए, आप में से 2 चीज़ें हैं। उस 2 घंटे की अवधि में, जो आप परीक्षा वाले दिन में उस 2 घंटे की अवधि में आप जा कर के जो भी उस समय आपके ब्रेन का लेवल होगा, उस समय जो आपका आउटपुट निकलेगा, वो आपकी मनोस्थिति पर ही है। आप कितना मानसिक दबाव में रहते हैं या नहीं रहते। देखो, जब भी हम बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे लाजमी है कि मानसिक दबाव हो, और होता भी है। आप भी मानसिक दबाव से जूझ रहे होंगे, कोई भी छात्र हो। मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो तो ठीक है, नहीं बेहतर तो ठीक है, मानसिक दबाव तो होना ही होना है। अच्छी तैयारी होगी तो भी, मतलब स्वाभाविक है। और जो लोग परीक्षा के इस पूरे दौर पे हैं, तैयारी भी कर रहे थे अभी लगातार, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे लगे होंगे उपापो में, कुछ लोग मेरे मास्टर वीडियो देख रहे होंगे। मैं भी लगातार पूरा टारगेट चला रहा था परीक्षा के अंतिम समय में कि आपका रिवीजन हो जाए। कुछ छात्र अपने नोट्स उठा करके उन्हें पढ़ रहे होंगे, करंट के नोट्स देख रहे होंगे। तो उपापोह की स्थिति भी होती है आप में से अधिकांश। यहाँ तक बताऊँ कि जो परीक्षा वाला दिन होता है, उसके 1 दिन पहले जब आप अपने सेंटर के लिए निकलते हैं, अपने गंतव्य के लिए निकलते हैं, तो ऐसे में आप लोग रास्ते में ही सोते नहीं है पूरी रात। लिए प्लेटफॉर्म तक में मैंने बच्चों को देखा है कि लिए कॉपी पे बैठे हुए हैं, पेज पलट रहे हैं, देख रहे हैं अंतिम समय में कुछ दिमाग में घुस जाए, कुछ आ जाए। तो जो परीक्षा की रात होती है ना, वो अंतिम रात हो, बड़ी मतलब अपने आप में ऐसा लगता है कि भाई अब ये कैसे कैसे करके बीते और कल का पेपर हो। लेकिन देखो, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप मानसिक स्तर पे कैसे इस एग्ज़ाम को जीतते हैं। पहले तो आपको मानसिक स्तर पे कार्य करना होगा। तैयारी तो आपने कर ली, 1 साल 1.5 साल आपने समग्रता से तैयारी कर ली। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस भी तैयार नहीं किया होगा। हर कंडीशन का बच्चा होगा यहाँ पे। 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट वाला बच्चा भी यहाँ पे होगा, जो कई बार PT क्वालिफाई कर चुके हैं, वो भी होंगे। यहाँ पे फ्रेशर भी होंगे जो पहली बार देने जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परीक्षा की तैयारी पूर्णतः कर चुके हैं, मेंस को लेकर के तैयार हैं। क्योंकि आज जब से मैं
आप लोगों ने मुझे देखा होगा, आप लोग मुझे लगातार यदि सुन रहे हैं तो हमेशा मैंने कहा कि पीटी एग्ज़ाम दे जा रहे हो तो मेंस लेवल तक की तैयारी करके फिर पीटी देने जाओ। मैंने हमेशा इस चीज़ को लेकर के जिक्र किया और एक मैंने वीडियो भी बनाया था यूपीएससी का दुष्चक्र, यूपीपीएससी का दुष्चक्र, निश्चित तौर पर आप सभी ने देखा होगा उसे। लेकिन चलो मैं आज उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ आपको जो बताने जा रहा हूँ कि वो 2 घंटे की अवधि जो आपकी होगी वो जो सबसे निर्णायक अवधि है आपकी, जब आप एग्ज़ाम हॉल पे यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है, हमें कैसे हमें जीएस के पेपर को स्कोर करना है और कैसे हमें जो ये आपका सीसेट का पेपर है, इस सीसेट के पेपर को हमें कैसे हैंडल करना है, क्योंकि 33% लाना भी अब एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जो बच्चे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि आईएएस के पैटर्न को ही फॉलो किया इन्होंने, तो उनको पता है कि भाई 33% लाना, आधा बच्चा तो सीसेट में ही छट जा रहा है, ये भी स्थिति है। और ये जो जीएस है ये आपकी पूरी कट ऑफ निर्धारित करता है। लेकिन जहाँ तक मैं आईएएस और यूपीपीएससी की तुलना करूँ तो सीसेट अपेक्षाकृत यहाँ पे आसान है, क्योंकि यहाँ पे शब्द बुलोम भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आते हैं, पैसेज आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्रीहेंशन का सेक्शन है, मैथ रीजनिंग का सेक्शन है, और जो कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो सीसेट तो जहाँ तक है मुझे लगता है कि यदि आपकी मैथ रीजनिंग बहुत बुरी नहीं है, आप कंप्रीहेंशन में सामान्य समझ रखते हैं, तो ऐसे में आप आसानी से सीसेट तो क्वालिफाई कर लेंगे। इंग्लिश भी आती है आपको आराम से, तो 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है इंग्लिश वाले पैसेज से आ जाते हैं, वो भी आप कर ही लेंगे। शब्द विलोम और ये जो चीज़ें हिंदी की आती हैं ये भी आपको कर लेना चाहिए। तो सीसेट तो मेरे ख्याल से क्वालिफाई हो जाता है, यदि नहीं होता तो स्थिति मतलब आपकी बहुत डामाडोल है। लेकिन सारा खेल इसका है, जो आपका पूरा का पूरा जो आपका सिलेक्शन है, जो आपको मेंस का गेटवे मिलेगा, वो इसको पास करके मिलेगा। और ये 2 घंटे का खेल है, साल भर की पढ़ाई वर्सेस ये 2 घंटे का माइंडसेट, यही निर्धारित करेगा कैसे एग्ज़ाम हॉल को आप हैंडल करेंगे, कैसे फेस करेंगे, कैसे अपने आप को सफलता तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए आज जो है प्रयास मैं करूंगा, बाकी आप लोग भी अपनी स्ट्रेटजी देखो। मैं तो सुझावात्मक भूमिका में हमेशा आपके साथ हूं, मैं तो आपको सुझाव दूंगा हर जगह पे, और ये आपके विवेक की कसौटी पे है कि यदि मेरी बातें आपको तर्कपूर्ण लगें तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं पूरी तरीके से। देखो, किसी भी चीज़ को अंधे तरीके से फॉलो नहीं करना, तार्किक तरीके से। एक मेंटोर होने के नाते मेरा काम है कि मैं आपको एक सही राह दूँ, सही तरीका बताऊँ, और दूसरा आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो करूं। तो इस प्रयास में मैं निश्चित तौर पे आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊंगा, और जितना मेरा अनुभव रहा है अभी तक, बड़ी संख्या में छात्रों के से भी, आप लोगों से भी अनुभव प्राप्त हुआ है, उन सभी बिहाफ पे, उन सभी बेस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक तो आपका है एग्ज़ाम का दिन, परीक्षा का दिन, एग्ज़ाम डे आपका है, जिसमें आपको मुख्य तौर पे ये जो 2 आपके पास समय हैं, पहला है यूपीपीएससी का जीएस का प्रश्न पत्र और दूसरा है सीसेट का प्रश्न पत्र। ये 2 हैं, 2 अवधि हैं। इन दोनों अवधि के बीच में काफ़ी आपको 3 घंटे के आसपास का गैप भी है, विश्राम भी है। शुरुआत में, प्रारंभ में आप जीएस से फेस करेंगे और दूसरा आप सीसेट से फेस करेंगे, है ना। मान लीजिए 9 से 11 का प्रश्न पत्र पहले शिफ्ट का ये, और फिर इसके बाद ये आपका 2 घंटे का ये 2 से 4 का है, ये पेपर है, मान लीजिए। मतलब रफली मैं एक बार आपको टाइम बता रहा हूँ, बाकी आपके एडमिट कार्ड में टाइम की समय स्पष्टता है कि कितने बजे आपका पेपर होगा, ठीक है। तो मान लो 9 से 11 का शिफ्ट ये है, बाकी आपने एडमिट कार्ड पे टाइमिंग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप, क्या टाइमिंग है आपके उसमें। और ये मेरे ख्याल से लगभग 3 घंटे का टाइम तो देते हैं, तो 2 से 4 का मेरे ख्याल से ये होगा, ठीक है। ये है, अब देखो सारा खेल इन्हीं में है। इस 2 घंटे में यदि ब्रेन अच्छा वर्क कर पाया तो बहुत अच्छे से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और इस 2 घंटे में नहीं कर पाया, लेकिन अब ये करेगा कैसे। देखो, अब आपकी तैयारी इससे पहले क्या थी, क्या नहीं थी, किस स्तर से आपने इसको अपने आप को डील किया है, समग्रता है कि नहीं है, वही आत्मविश्वास लेकर के आती है, रिवीजन कितना किया गया है, ये सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं इस पूरी अवधि में। इस पूरी अवधि में ये सब इम्पैक्ट करती हैं। अब चूँकि लास्ट मोमेंट की बात है, तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा परीक्षा का समय जब नज़दीक आता है ना, तो बहुत ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, बहुत शांत ब्रेन होना चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए। आपका दिमाग बिल्कुल से ये होना चाहिए कि आप परीक्षा देने जा ही नहीं रहे। एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, परीक्षा के एक दिन पहले आप बिल्कुल पूरी तरीके से शांत होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर एक
हलचल मची हुई है। क्यों? क्योंकि आपको 2 घंटे की अवधि में एक अच्छा आउटपुट देना है, और अच्छे आउटपुट देने के लिए आउटपुट आपका, चूंकि ब्रेन है, आपने 1 साल तक लगातार पढ़ा है और वो पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी यदि आप इसको शांत रख पाए परीक्षा के टाइम पीरियड पे हो। मैं आसान भाषा में यदि आपको समझाऊं कि जैसे समुद्र में जब सुनामी आती है तो सुनामी से पहले पूरा समुद्र शांत हो जाता है ना, पूरा पानी पीछे हट जाता है, ऐसा लगेगा कोई गतिविधि नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई लहर तक नहीं उठ रही। और इसके बाद तो आप इस पूरे प्रश्न पत्र की अवधि को समझिए कि ये आपके लिए सबसे क्रूशियल समय है 2 घंटे का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मेंटली फिट हों, दिमागी तौर पे आपके अंदर किसी भी तरीके की हलचल ना हो, कोई नकारात्मकता ना हो, कोई, देखो मनोवैज्ञानिक दबाव तो होगा परीक्षा का, नो डाउट। यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं दबाव होगा, इस चीज़ में कोई भी किसी भी तरीके का दो राह नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आपके अंदर दबाव नहीं है तो आपको दिक्कत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि यदि आपके अंदर दबाव नहीं, या तो आप बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि आपको कोई किस तरह का तनाव ही नहीं है, टेंशन भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसा तो है नहीं हमें, है ना, कि हम जो है बोधिसत्व को या बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं। हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारे ऊपर आपके दिमाग में चल रहा है नौकरी मिले नौकरी मिले नौकरी मिले, कैसे न कैसे करके दिमाग में रुतबा चढ़ रहा है, स्टेटस पावर चल रहा है। तो ऐसे में आप तो अशांत होंगे ही और डर लगेगा। चाहे जितनी अच्छी तैयारी, जो टॉपर होता है वो भी डरता है इस एग्जाम से, कोई भी परीक्षा से, क्योंकि आप बहुत गंभीर हैं। जितने सिंसियर होंगे इस एग्जाम को लेकर उतना ज़्यादा आप इसमें होंगे। तो दबाव, इससे डरना नहीं, ये स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन आपको अपने आप को आराम देना है, रेस्ट देना है, अपने ब्रेन को रेस्ट देना है। कम से कम एग्जाम से पहले तो आपको उस रात, परीक्षा वाली रात या जो पूरा वीक है, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की एक प्रॉपर नींद तो रेगुलर आपकी चलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर बॉडी को पानी, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, दिमाग, मतलब ये सब चीज़ें हैं जो आपको फिट रखनी है। फिटनेस पर भी प्रॉपर काम करना है, क्योंकि दिमाग ही स्वस्थ नहीं होगा तो परीक्षा में जितना आपने पढ़ा वो सब भूल जाओगे। फिर वही होगा कि उपापोह की स्थिति में आ जाओगे। अभी देखो, मैं परीक्षा वाले दिन नहीं पहुंच रहा हूँ, परीक्षा के दिन के एक दिन पहले हूँ। ये है आपका एग्ज़ाम डे, मैं उसके एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि एक दिन पहले आपका कैसा होगा। ये परीक्षा के एक दिन पहले का दिन है आपके रेस्ट का डे। इसमें उपापोह वाली बात नहीं है, डर नहीं है। ऐसा महसूस हो, कोई पर्सन आपसे मिले तो वो ये कहे कि यार एग्ज़ाम दोगे भी कि नहीं दोगे, उसे महसूस ही ना हो कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। इतनी शांति होनी चाहिए, आराम होना चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं तो सलाह ये देता हूँ कि इस दिन नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आप तब भी, अब चूंकि हो सकता है आप मानो ना, आदतें ऐसी हैं। ये आमतौर पे कब होता था, जब हम 12वीं में थे या ग्रेजुएशन में थे, तो ग्रेजुएशन में तो होता था कि 1 नाइट फाइट, हम परीक्षा वाली रात को ही पढ़ के जाते थे, पूरी रात पढ़ते थे, सुबह पेपर टिप आते थे। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं था, 3-4 यूनिट आप पढ़ के गए, उससे काम हो गया। वही 2020 में वही 10-15 क्वेश्चन पढ़ के गए, उन्हीं में से 3-4 आ गए, करके चले आए। यहाँ पर वो गेम नहीं है ना। आप इसका सिलेबस देखो, एग्ज़ाम का, अपने एग्जाम का सिलेबस देखो। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, यहाँ पे आपसे पॉलिटी भी पूछी जाएगी, यहाँ से आपसे ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, यहाँ पे आपसे इकोनॉमी भी पूछी जाएगी, यहाँ पे आपसे साइंस भी पूछी जाएगी, यहाँ पे आपसे करंट भी पूछा जाएगा, ठीक है। और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब। यहाँ पे कोई ये नहीं कि केवल साइंस का कुछ पेपर है आपका, यहाँ तो सब कुछ है। क्या नहीं है, एनवायरनमेंट अलग पूछी जाएगी, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन अलग आएंगे, ठीक है। इसके अलावा सेंसस से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। ये सब मतलब समग्रता, अब आप कह ही नहीं सकते कि ये चीज़ पूछेगा, ये चीज़ नहीं पूछे। और करंट का दायरा बहुत बड़ा है, IR भी पूछ सकता है, साइंस टेक भी पूछ सकता है, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मल्टीपल डायमेंशन, आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट हैं जिनको आपको एक बार में 2 घंटे की अवधि में देना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जाम के एक दिन पहले ही आप इसको, इसके पहले आपको खूब पढ़ाई करनी चाहिए थी, खूब पढ़ाई, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आपको करनी चाहिए थी। लेकिन आप लोग करते कब? एग्जाम वाले दिन। नहीं करना, इस दिन अपने आप को शांत रखना है, ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन तैयारी क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एडमिट कार्ड, मैं हमेशा कहता हूँ कि एडमिट कार्ड की 2 प्रतियाँ आपके पास होनी चाहिए, है ना। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड की 2 प्रतियाँ होनी चाहिए। पहली प्रति जो आपकी हो, जिस आप जो ड्रेस आप पहन के जाएंगे एग्जाम वाले दिन, उसके पॉकेट में डाल दीजिए, उसके पॉकेट में आप उसको रख दीजिए। भाई कोई पैंट, कोई ड्रेस पहन के जाएंगे ना आप, तो उस ड्रेस में पहले से ऑलरेडी अपना एडमिट कार्ड, चूँकि ये OMR सीट फिल करनी है, यहाँ पे पूरा गेम आपका OMR सीट का है। तो OMR सीट के लिए जो रेनॉल्ट के पेन आते हैं, OMR सीट वाले मोटे मोटे पेन आते हैं, उनका थोड़ा पॉइंट मोटा होता है, तो ईजिली OMR सीट फिल कर देते हैं। 10 रुपये का पेन आता है एक, आप देख लीजिएगा, मार्केट में आपको मिल जाएगा। कम से कम 2, ये नहीं कि 10, 15, 20, 50 पेन ही लेके जा रहे हो,
है ना, वही नहीं संभाले हो रहा है। कुछ होता है ना कि भाई पूरा पैकेट ऑफ फुल है, नहीं, 2 ब्लैक पेन बहुत पर्याप्त है, 2 ब्लैक पेन ले लीजिए, पर्याप्त हैं। तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड 2 प्रति, 1 प्रति आपके पॉकेट में, 1 प्रति आपके फ्रंट जेब में होना चाहिए। जो फ्रंट जेब है वहाँ पर रहे, क्योंकि बार बार निकालना पड़ता है, या कुछ भी है, ऑटो वालों को दिखा रहे हो, एड्रेस पूछ रहे हो, सेंटर पे जा रहे हो, वहाँ पे ओपन कर रहे हो, गेट पास पे दिखा रहे हो, तो 1 प्रति आपकी सुरक्षित रहे। यदि मान लो ये मिस भी हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि बार बार इसका काम आएगा, है ना। थोड़ा सा आप जो है 2 फोटो, 1 फोटो भी आपके पास होनी चाहिए, कई बार फोटो ब्लर हो जाती है तो दिक्कत होती है। इसके बाद अपना आधार कार्ड भी रख लो, एक आधार कार्ड अपना, मतलब ओरिजिनल फाइल ही रखो, कोई फोटो कॉपी की जरूरत नहीं है बस। और कुछ पैसे वो भी कैश में, ना पॉकेट रखो। पॉकेट के मतलब ये है कि वो जो पर्स होता है ना, पर्स रखने की इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दुनिया भर की चीज़ें भरी हैं। अब सेंटर में क्यों ये सब ये लेके जाना, जो पैसे ज़रूरत है पैसे डाल लो, पेन रख लो, एडमिट कार्ड रख लो, और एक आपका पहचान पत्र रख लो, बस इतना पर्याप्त, इतनी ज़रूरत है। फ़ोन तो एक मानोगे नहीं, बिना फ़ोन के तो रह नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे, फ़ोन बहुत ज़रूरी है। अब तो क्लास भी करना है तो फ़ोन पे ही आपको क्लासेस भी पर्याप्त मिलती हैं, सारी चीज़ें, तो फ़ोन तो ले जाओगे, सेंटर में जमा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास होगा। घर वालों से बताना है, बात करना है, नेविगेशन देखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। एग्ज़ाम हॉल पे नहीं से ले जा पाओगे, ठीक है। और दूसरा, वॉच एक आपके पास होनी चाहिए। वॉच, डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल पूरी तरीके से ही बैन है, वो पूरा मोबाइल ही है। स्मार्ट वॉच तो मोबाइल से ही कनेक्ट होती है, तो ऐसे में स्मार्ट वॉच नहीं लेना चाहिए आपको एनालॉग एक लेनी चाहिए। एनालॉग वॉच जो आती है एक ले लीजिए, उसको अपने रिस्ट पे रखिए। और बहुत ज़रूरी है, आराम से जो है 1 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड, बेहतर यही होता है कि आप सेंटर में, जैसे कल एग्ज़ाम है तो आप आज जो है सेंटर में हों, है ना, उसके पास आपने होटल रखा है या कहीं पर भी है, लेकिन फिर भी सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, होटल वगैरह अफोर्ड कर पाना सबके बस की बात नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे आज ही निकलेंगे, रात भर रेलवे स्टेशन में निकालेंगे, वही है, संघर्ष के दिन है, उसको भी फील करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि थोड़ा सा नींद हो जाए। ऐसा ना हो कि पूरी रात आप जगते हुए जाओ या कुछ भी है, तो इतना अरेंजमेंट आपको अपना खुद का करना चाहिए कि थोड़ा सा रेस्ट होना चाहिए। एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम डे ये है, जो एग्ज़ाम डे आपका ये एग्ज़ाम डे है, एग्ज़ाम डे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। उसकी प्रिपरेशन आपको 1 दिन पहले बहुत अच्छे से, रेस्ट से, थोड़ा डाइट को लेकर के भी आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को। अब चूंकि कोविड इरा चल रहा है, ठीक है, अब चूंकि कोरोना ज़िंदगी भर के लिए चीज़ें बन गई, तो मास्क भी पहले से प्रिपेयर करके रख लो। सुबह ऐसा ना हो कि आप मास्क ही ढूंढ रहे हो। ग्लव्स ये भी आप रख लो, सुरक्षा रखो कम से कम, अभी ऐसा मत समझो इतने हल्के मत रखो, ठीक है। मास्क, ग्लव्स, इतना चीज़ें कम से कम पहले से ही सेट करके पूरी चीज़ें ओके करके रख लो। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी दिमाग जाएगा आपका एग्ज़ाम हॉल पे, और इसी को संतुलित रखना है। और भूल जाओ, इस चीज़ को दिमाग से हटा दो, कोई हवा हटा दो कि भाई कोई बहुत कुछ हवा ख़त्म हो जानी चाहिए आपके दिमाग से। परीक्षा का जो फोबिया है ना, उस फोबिया को हटा दो। यदि आपको लगता है थोड़ा एंजॉय करना है, कुछ करना है, कोई कॉमेडी का शो देख लो, कुछ भी कर लो ऐसा जिससे आपको थोड़ा रिफ्रेश हो जाए दिमाग। नहीं, सो ही लो, अच्छी नींद होनी चाहिए, बढ़िया नींद अच्छी होनी चाहिए। आप कुछ कहोगे कि सर नींद ही नहीं आती, तो क्या करें, एग्ज़ाम वाले दिन ही नींद नहीं आती है, उसी दिन हम उल्लू बन जाते हैं, उसी दिन हमें रात भर जो है वो होती है। तो ये वही है कि अब आदतें ऐसी बना ली है, मोबाइल लेकर के बस उसी पे टिक 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 करने की आदत बना ली है। कोशिश करो उस दिन मोबाइल को जो है स्विच ऑफ करके या कुछ भी करके चुपचाप रख दो। ना ज़्यादा ऐसे लोगों से बात करो जो निगेटिव, उस दिन परीक्षा के दिन तो कम से कम ना करो। घर वालों से बात तो बिल्कुल मत कर लेना। सुबह सुबह बेस्ट विशेष वाली बात है तो पहले 1 दिन पहले कर लो, बता दो कि भाई परीक्षा का दिन रहेगा, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर वाले यही पूछ लेंगे बेटा अच्छे से पेपर दे के आना, ये करना वो करना, वो शुभकामनाएं देंगे। लेकिन यदि कोई निगेटिव पॉइंट निकल गया, वहीं पर बात बिगड़ जाती है। वो भी उनको भी चिंता करना उनका स्वाभाविक है, तो ऐसे में थोड़ा सा इस चीज़ में आत्मनिर्भर रहो, ठीक है। तो परीक्षा वाले दिन हमको मतलब बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी प्रभाव डालती हैं। ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं डालती हैं, ये भी प्रभाव डालती हैं, इनका भी बराबर इम्पैक्ट होता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें। और सुबह एक जो है, जब सुबह आप अर्ली मॉर्निंग पहले तो फुल नाइट नींद अच्छी लीजिए, 10 बजे तक सो ही जाइए। रात में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि ऑयली वगैरह कुछ खाएं कि नींद ही ना आए आपको, बहुत हल्का कुछ भी खाइए, हल्के में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, खाने के लिए। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्या खाना है क्या पीना है। रात को बढ़िया फुल नींद लीजिए, कोशिश यही करिए। जो बच्चे ट्रेन, बस और इन सब की यात्रा कर रहे हैं वो भी प्रयास करें कि नींद ज़रूर हो, लेकिन अब वो बहुत परफेक्ट नींद नहीं होती है। बीच बीच में ट्रेन में चल रहे हैं, हिल रही है, रेलवे स्टेशन में आवाज़ बज रही है, तो बहुत परफेक्ट नींद नहीं होती, लेकिन फिर भी सोना है, ये कोशिश करो, जगना नहीं है पूरी रात।
ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो मजदूरों वाली नींद जो आती है ना कि बस बेखौफ सो गए आज सन्नाटे में। अब ऐसा ना हो बेखौफ सो रहे हैं तो सो ही रहे, सुबह जल्दी उठना भी है, इसीलिए मैं जल्दी सोने की बात कर रहा हूँ। सुबह 6:30 तक तो उठ ही जाना है, मैक्सिमम 6 से 6:30 के बीच में उठना ही उठना है। अब चूंकि सेंटर नज़दीक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, आधे घंटे 1 घंटे की यात्रा होगी सेंटर की, ठीक है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो ऐसे में कोशिश ये भी करनी चाहिए कि अगले दिन सेंटर आपको आइडेंटिफाइड उसी दिन कर लेना चाहिए। यदि आप पहुंच गए हैं सेंटर के नज़दीक तो एक बार सेंटर भी आइडेंटिफाइड कर लीजिए, पूछ लीजिए, होटल में पूछ लीजिए, किसी से आसपास में कहीं पता कर लीजिए कि भाई सेंटर ये कहाँ पे है स्पष्ट। कई बार क्या होता है कि सेंटर को ढूंढने में सुबह उसमें बहुत टाइम खराब होता है और ये सब चीज़ें आपकी मानसिकता पे फ़र्क डालती हैं, आपको एक डर का वातावरण आपके अंदर उपाप हो। वैसे एग्जाम का फोबिया है और ये फालतू के फोबिया नहीं होने चाहिए। इन फालतू की चीज़ें कांड से एग्जाम आपका डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कैसे भी करके। बहुत छोटी छोटी माइनर बातें हैं लेकिन मुझे चर्चा करना जरूरी लगता है इन बातों को भी, ठीक है। इसके बाद जो है आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठिए, जिस दिन एग्जाम डे है, जो आपका जिस दिन परीक्षा का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट डे यही है, ठीक है। उठिए, उठने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिविटी एक होता है ना अपने आप को लेकर, एक विश्वास, आत्मविश्वास है, बहुत ज़रूरी है, झलकना चाहिए। लेकिन दिमाग में ये फील मत करिए कि कोई आप बहुत बड़ा जंग जीतने जा रहे हैं। आप जैसे होता है ना पिकनिक में जाते हैं, उत्साह से जाते हैं, कोई हॉलीडे वाला दिन होता है, उत्साह का दिन होता है, एक जोशीला दिन होना चाहिए। आज तो मैं कुछ करके आऊँगा बहुत बेहतर, और आज का दिन निर्णायक बनाना है मुझे अपनी लाइफ में। एक पॉजिटिविटी इस चीज़ की होनी चाहिए आपके अंदर, बहुत मतलब कि जिस चीज़ से आपको बहुत पॉजिटिव मिलती हो, थोड़ा सा देखने के बाद आपको बहुत खुशी मिलती हो, ऐसी चीज़ों को। और फिर आराम से बढ़िया सुबह रेडी होइए, तैयार होकर के सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करिए, थोड़ा ही करिए, ज़्यादा नहीं, फल फ्रूट खा सकते हैं कुछ भी, है ना, 2 केले ही खा लीजिए, बढ़िया होता है। थोड़ा सा बादाम उदाम, यदि कुछ वैसे बाहर रहोगे तो क्या अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी फ्रूट्स तो हर जगह उपलब्ध है, वही खा लीजिए आप। दही यदि मिल जाता है दही खा लीजिए, कुछ लोग तो मतलब इसे शुभ मानते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके ब्रेन को पॉजिटिव बनाने का कार्य करता है, ठीक है। हल्का खाइए, नहीं कि सुबह समोसे पा गए तो यही तेलीय चीज़, उस तरीके की चीज़ें नहीं। हाँ, चाय की आप लोगों की हैबिट रहती है, बिना चाय के उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता है, तो भैया यदि आदत डाल रखा है तो फिर वो भी ले लो, ऐसी को मतलब वो बात नहीं है। तो मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक अपने रूम से निकल जाओ, यदि 9 बजे का पेपर है तो 7 साढ़े 7 बजे तक निकल जाओ, ताकि मुश्किल 8:30 मैक्सिमम जो है 8 बजे तो सेंटर पहुँच ही जाना है, क्योंकि यदि 9 बजे से पेपर है तो 8:30 एंट्री टाइम होता है, आपको एंट्री करना है। और 8 बजे मैं इसलिए कर रहा हूँ, पहुँचना है, पहले अपना सेंटर आइडेंटिफाइड करना है कि आप सही सेंटर में हैं जहाँ पे आपका होगा। सेंटर के बाहर आपको एक जो है वहाँ पर पर्चा भी लगा दिया जाता है, जिसमें आपका रोल नंबर होता है, रूम नंबर होता है, दोनों चीज़ होती हैं, किस रूम पे आपको जाना है सेंटर के, ठीक है। तो ये भी आपको अपना स्पष्ट कर लेना, बिल्कुल क्लियरिटी हो। अपने दोस्तों से मैच कर लीजिए, जो वहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग खड़े होंगे, उनसे भी मैच कर लेंगे, भाई सेंटर सही है, हाँ ठीक है, ओके, सारी चीज़ें भर के इत्मीनान के साथ। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, उठने के बाद रिफ्रेश होना है, नाश्ता करना, अपने सेंटर के लिए पहुँचना है। अब पॉकेट में पहले से ही आपने एडमिट कार्ड रख रखा था, तो सुबह कोई भाग दौड़ नहीं है ना, पहले से निर्धारित कर रखा था। ड्रेस में एक एडमिट कार्ड रखा हुआ है, 2 पेन डाल रखे हैं, बाकी पर्स आपने दूर रखा है, फ़ोन है, अब सेंटर में फ़ोन आराम से जमा करिए, है ना। ये सब बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ। अब सेंटर में देखो बड़ा मज़ा आता है, वहाँ पे देखेंगे कुछ लोग उतर रहे हैं ऑटो से, हाथ में पकड़े हुए हैं, कोई किताब पकड़ा हुआ है, कोई मोबाइल में वीडियो देख रहा है और नोट्स देख रहा है, हाथ में खड़े खड़े पढ़ रहे हैं। देखिए कितना अब इसको आप देख के इंजॉय भी कर सकते हैं लोग, मतलब उपाप हो, इतना अंतिम समय का डर कि यार कुछ पढ़ लेते हैं शायद कुछ फंस जाए, अरे क्या होगा। आप एक ऐसे बाग में खड़े हैं जहाँ आप देखिए ये बाग है आपका, ये बाग है, इतने सब्जेक्ट हैं। करंट की आप मैगजीन लिए होंगे, इस बार यूपीएससी वाले करंट के लिए गए थे, देखा करंट के कितने क्वेश्चन है, कुछ पता नहीं है इस एग्जाम में, इसलिए पहले से सब प्रिपेयर होना है आपको। लेकिन अब उस समय का डर, भय, उपापो, उसमें तो फिर यही है, किसी ऐसे आम के बाग में खड़े हैं जहाँ पे आम ही आम पड़े हैं, सब उठाना है, और सब उठाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, ये स्थिति आपकी हो जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कंडीशन हो जाती है, एक भी आम लेके नहीं जा पाओगे। तो ऐसे में बहुत शांत रखना है। और मैं तो हमेशा आपको एक फंडा बताता हूँ कि सुबह सुबह आप जो है एक रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेन को, यदि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऐसा नहीं मतलब ज़बरदस्ती, कुछ लोग नहीं भी पीते हैं, तो आप एक कोल्ड ड्रिंक ले करके गटक सकते हैं पूरा, वो दिमाग को ठंडा कर देगा आपके, यदि अवेलेबल है वहाँ पर आसपास। तो ज़बरदस्ती नहीं, मैंडेटरी नहीं गए, सर ने मैंडेटरी कर दिया। या एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक भी आती है, कुछ लोग AP फिज पीते हैं, जो पसंद है, थोड़ा सा ठंडा एक बढ़िया आराम से गटकते हुए देखिए लोग कैसे, थोड़ा इंजॉयमेबल, मतलब ऐसा है कि सुबह बहुत, अभी क्योंकि पूरी प्रोडक्टिविटी तो हमें जैसे एग्जाम हॉल पे इंटर करना है, यहाँ पे देना है, लास्ट मोमेंट ये नहीं कि पागलों की तरह बस लगे हुए हो,
यहाँ पे आपका ब्रेन पूरा एक्टिव ब्रेन होना चाहिए। ये नहीं कि पहले से ही थका दो उसे, पहले ही कंफ्यूज कर दो उसे, है ना। ज़्यादा किसी से बात ना करो, नहीं तो और कंफ्यूज कराते होते हैं। भाई ये याद कर क्या है, आपने नहीं पढ़ा उसे, बात किया, अरे यार मुझे ये देख लेना चाहिए, फिर उसके पीछे पड़ गए। अरे आपको एग्ज़ाम देना है भाई, अब आप एग्ज़ाम के टाइम पीरियड में देख भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्या गारंटी है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ऐसे में जो करना है सब पहले खूब मेहनत कर चुके हो, खूब रात दिन पढ़े हो, तो उसका यहाँ पे देखो बिल्कुल रिलैक्स ब्रेन होना चाहिए। ऐसा ब्रेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर निश्चित तौर पे बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन तो ऐसी कंडीशन में नहीं हो पाता, किसी भी कंडीशन में। तो इसके बाद आराम से जो है अपना, जब आप यूपीपीएससी का जो ये पूरा का पूरा पीटी का एग्ज़ाम है, अब आप सेंटर के अंदर प्रवेश करेंगे 8:30 के आसपास, लगभग सेंटर के डोर खुल जाते हैं सभी के, ठीक है। आप अपने सेंटर पे प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने में जो भी आप एक बार इंश्योर कर लें कि कोई भी अराजक तत्व, आपके अराजक कोई ऐसी सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा नहीं है कोई वॉच ऐसी पहना है, फ़ोन जो है आपने सबमिट कर दिया अपना, है ना। फ़ोन की पर्ची सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि वापस भी लेना है, टोकन मिलता है ना उसका, कि वापस लेने के लिए आपको क्या करना है। और इसके बाद आपके दोनों पेन आपके पास हैं, एडमिट कार्ड आपके पास इंश्योर्ड रहे बिल्कुल से। सुबह सुबह जब जाते हैं सेंटर में 9 बजे से, मान लीजिए पेपर है, तो प्राकृतिक पीड़ा जो आपकी है पहले से इसको भी इंश्योर करके जाइए। ये नहीं कि 2 घंटे के बीच में ही आप जो है इसको लेकर के व्यथित हो गए। तो टॉयलेट वगैरह जो भी है फ्रेश हो जाइए। हाथ में पानी की एक छोटी सी बॉटल रखिए, बीच में ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है ना। और आराम से जो है पहुंचिए अपने सेंटर पे। जब आप पहुंच जाएंगे अपने जो आपका रूम है, जिस रूम पे आपको सीट मिली है, बेंच है जहां पे आपको बैठना है, पेपर देना है, वहां पे पहुंचिए। और पहुंचने के बाद अपना एडमिट कार्ड जो है ओपन कर लीजिए, अपने पेन रख दीजिए, सारी चीज़ों को अपना जो है इंश्योरिटी के साथ रख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। टेबल पे अपनी पानी की बोतल, सब कुछ ओके। टेबल देख लीजिए, कई जगह स्कूलों की तो बहुत बुरी दुर्दशा है ना, टेबल हिल रही होती हैं कुछ भी। तो यदि कुछ कर सकते हो वहाँ पे आसपास की, भैया इसको थोड़ा सा, यही क्योंकि डिस्टर्बेंस है, छोटी छोटी डिस्टर्बेंस भी, उसको भी यदि कुछ कैसे सपोर्ट करके आप जो है उसको रोक सकते हो, रोकिए, जो भी करना हो। बाकी आराम से बैठिए, इंतज़ार करिए, OMR सीट आपको मिलेगी। और ये एक बड़ा टास्क है, OMR सीट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ी गुस्सा लगती है इस चीज़ को लेकर के कि आप कहते हैं पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, OMR सीट में रोल ही नंबर गलत लिखा है। ये नहीं होना चाहिए। OMR सीट आपको मिलेगी तो OMR सीट में जो भी आपकी आवश्यक जितनी भी यहाँ पर चीज़ें लिखनी है आपको, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा का नाम, सब एडमिट कार्ड में सब लिखा हुआ है कि आपकी परीक्षा का नाम क्या है, आपके परीक्षा केंद्र का नाम क्या है, आपका परीक्षा केंद्र का कोड क्या है, जिला कोड क्या है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। और जब आपको बुकलेट मिलेगी जो आपके प्रश्न पत्र की होगी, उसमें भी एक उसमें सेट कौन सा है, A सेट है, B सेट है, C सेट है, सबको आराम से लिखना है। रोल नंबर अपना पूरा अच्छे से लिखना है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में भी लिखना है और अंकों में भी लिखना है, शब्दों में और अंकों में दोनों में रोल नंबर लिखना होता है। उसको लिखिए और फिर उसके बाद उसे ब्लैक करना होता है, गोले भरने होते हैं। तो आराम से गोले भर लीजिए, ये सब कुछ हो जाना चाहिए आपका पहले ही। जैसे आपको OMR सीट मिलती है, इत्मीनान से पहला काम यही करेंगे आप, ठीक है। इस चीज़ में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो OMR सीट भरने में ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि वाइट नल लगेगा, ये नहीं। इतनी तो समझ आपको होनी चाहिए ना, इतना तो कम से कम, इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, OMR सीट नहीं भर पा रहे हो आप, तो क्या मतलब है। तो सब कुछ बेकार है, सब व्यर्थ है आपका, है ना। तो अच्छे से पहले पढ़ो, जल्दबाजी ना करो। जल्दबाजी करोगे बड़ा नुकसान कर बैठोगे, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। इसलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी इस मामले में, ठीक है। किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ध्यान से इसको समझना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। तो जल्दबाजी करने में जब आपको कुछ मिलेगा नहीं तो जल्दबाजी करोगे क्यों, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना। इस चीज़ को बिल्कुल इंश्योर कर लो अपने दिमाग में कि आराम से पहले OMR सीट को फिल करेंगे। 10 मिनट 15 मिनट आराम से टाइम लीजिए। आप टाइम से यदि पहुंच रहे हैं तो आपको आराम से खूब पर्याप्त समय मिल जाता है। और इसके बाद आपका नज़दीक समय आता चला जाता है, 9 बजे जो आपका पेपर जब स्टार्ट होना है परीक्षा केंद्र में। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, पहले बुकलेट आएगी आपकी, बुकलेट में आपको अपना रोल नंबर भरना होता है। पहले ओपन नहीं करना, ओपन करने का जब वो बेल बजती है ओपन करिए आराम से। और इसके बाद जो है उसमें बुकलेट नंबर अपना जो है उसमें रोल नंबर डाल दीजिए। और जो उसका सेट है उस सेट को जो है यहाँ पर A सेट है, B सेट है, C सेट है, सावधानी पूर्वक OMR सीट में फिल करना होता है, क्योंकि उसी के बेस पे आपकी OMR सीट पूरी चेक होगी उसी, क्योंकि सबके आंसर तो रैंडम होते हैं ना, A सेट के आंसर अलग होंगे, B के अलग होंगे, C के अलग होंगे, D के अलग होंगे। तो यहाँ पे इसको बड़ी सावधानी पूर्वक भर के इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको
तो सावधानी यहाँ पर बरतनी है। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेरी बात को समझना है, इस चीज़ पे कोई गड़बड़ी नहीं करनी किसी को भी। बहुत सावधानी पूर्वक बातें कर रहा हूँ आपसे। जो भी सेट नंबर हो उसे भी भरिए। अब इसके बाद OMR शीट एक तरफ रख दीजिए, ठीक। अभी अटेंडेंस वाले भी आते हैं बीच में, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट बीच में अटेंडेंस जब आपकी, और अटेंडेंस ज़रूरी है। अटेंडेंस वाला जो वो है, यदि नहीं कराया जाता किसी सेंटर पे, वैसे सबकी जिम्मेदारी होती है, अटेंडेंस होती है, लेकिन फिर भी आप भी ध्यान रखिए कि बीच में अटेंडेंस भी आपको लगानी है, इसकी आप उपस्थित थे उस पे उसमें, ठीक है। उसमें भी आपको OMR शीट नंबर और बुकलेट नंबर, रोल नंबर और साइन भी करने होते हैं, सारी चीज़ें आपको भरनी होती हैं अपनी, ठीक है। अब इसके बाद OMR शीट एक जगह रख दीजिए, एडमिट कार्ड रख दीजिए, सब कुछ रख के अपना प्रश्न पत्र उठा लीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। आपके टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं, 150 क्वेश्चन। अब देखो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर होना है। परीक्षा में जाने से पहले इस चीज़ को मेंटली प्रिपेयर हो जाना है। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है कि 150 क्वेश्चन जो GS के आएंगे, मैं इसी पेपर की स्ट्रेटजी बता रहा हूं आपको। इसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन छोड़ने हैं। क्या करना है? चूंकि निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन चूंकि 200 नंबर का टोटल पूर्णांक है आपका, 150 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपका 1.33 का आता है। और निगेटिव मार्किंग चूंकि इसमें 1/3 की है, तो 0.44 की आपकी, यदि एक क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं तो 0.44 आपके कट जाएंगे, ये आपके निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो ऐसे में हमें नकारात्मक अंकों से बचना है, तो हमें छोड़ना है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ना है। अब देखो 150 क्वेश्चन है, समय कितना मिल रहा है? 120 मिनट आपके लिए, 120 मिनट समय मिल रहा है। अब इसमें से मैंने आपको बोला 25 तो छोड़ने हैं, अनिवार्य छोड़ने की प्लानिंग करिए। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पेपर देखोगे आप, देखो यदि आप पूरे करने के चक्कर में रहोगे फिर निगेटिव में बर्बाद कर दोगे अपने आप को, या तो फिर आपका ऐसा हो भाई तैयारी इतनी अच्छी कि कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, सब आते ही चले जा रहे हैं। तो फिर मैं इसको लेकर, लेकिन फिर भी स्पष्ट बता रहा हूँ, 125 तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, ताकि यदि जिस क्वेश्चन में लगता है, और ये पहले से प्रिपेयर क्यों बोल रहा हूं आपको, मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि मुझे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल पे आपकी एक अलग तरीके की माइंडसेट होगा, आप निगेटिव नहीं होंगे पूरे एग्जाम पीरियड में। मैं चाहता हूं 2 के 2 घंटे आप पॉजिटिव बने रहें, और ये पॉजिटिव तभी बने रहेंगे आप जब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, जो मेथड मैं आपको समझा रहा हूं। 150 में से 25 क्वेश्चन आपको क्या कर देना है? इनको छोड़ने की प्लानिंग बनाना है कि ये क्वेश्चन आप करेंगे नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आपको गलत करना है। अब ये आप गलत नहीं करेंगे, ये अपने आप हो जाएंगे गलत, यानी कि लगभग सेफ जोन की बात करूं तो सेफ जोन के लिए आपके 110 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। इससे कम भी हो सकते हैं, जब से निगेटिव मार्किंग हो गई तो अभी कम हो जाते हैं, बच्चे जो है 105 के आसपास भी सेफ जोन में रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक आपको अनुभव दे रहा हूं, 110 तक का आप अभी से फ्रेमवर्क बना के चलिए। यानी अटेम्प्ट कितना करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे आप 125 क्वेश्चन। एक चीज और बता दूं, यदि आपको लगता है कि प्रश्न पत्र थोड़ा टफ है, अब टफ की परिभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आप यहां पे और भी प्लस माइनस कर सकते हैं, आप 30 क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं। मैं यहां तक भी आपको प्रिपेयर करने की बात कर रहा हूं, आप 120 ही अटेम्प्ट करिए, लेकिन माइनस मार्किंग में अपने क्वेश्चन को गंवाना नहीं है। इस चीज की श्योरिटी अपने दिमाग में बैठा के चलिए। कैसे नहीं माइनस मार्किंग नंबर जाएंगे, ये मैं आपको पूरा मेथड बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना है। तो 150 में 25 क्वेश्चन छोड़ेंगे, आप 30 क्वेश्चन छोड़ेंगे। आप एग्जाम हॉल पे देखेंगे जैसा प्रश्न आएगा, लेकिन आमतौर पे 25 तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। अभी क्यों मैं बोल रहा हूं, अभी मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा पूरा का पूरा, जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पूरी मेंटालिटी आप कब बना के गए? एग्जाम से पहले, जो एक दिन पहले की कहानी है, उसी दिन आपने पूरा बना लिया कि भाई मैं जाऊँगा एग्जाम हॉल, वहाँ पर मुझे 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 25 छोड़ने हैं या 30 छोड़ने हैं, ये मैं अपने 25 तो छोड़ने ही छोड़ने हैं मुझे। बाकी गलत कितने करने हैं? 15 लगभग गलत करने हैं मुझे, ये भी प्लानिंग करके जा रहा हूं, 15 गलत करूंगा। लेकिन 110 में मैं श्योर शॉट मुझे होना चाहिए यदि मुझे सेफ जोन में रहना है, या फिर 105 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। क्योंकि देखो कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, यूपीपीएससी का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, जनरल ओबीसी में बहुत फ़र्क नहीं रहता है ना।
और लास्ट टाइम में भी देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप सेफ जोन में रहें, चूँकि आपको मेंस भी देना है, सारी चीज़ें, तो ऐसा ना रहे कि ऊपापोह की स्थिति रहे। तो पहले से ये पूरा ब्रेन सेट बना के जाना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100 की प्लानिंग करके जाओ, है ना, 128 नंबर की ही प्लानिंग करके जाओ, वो मैं ये नहीं कहूँगा। कट ऑफ से थोड़ा सा आगे, है ना, इतनी प्लानिंग इतनी अच्छी। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? सबसे अंतिम बच्चा, जो अंतिम जिसके इतने आए उनको चुना जाता है। भाई उससे ज़्यादा वाले भी तो बहुत होंगे, तो क्यों ना आप ये प्लान करके जाओ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये प्लानिंग मान लीजिए आप करके जा रहे हैं एग्जाम हॉल पे, ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपने OMR शीट अपनी फिल कर ली, टाइम आपका अचानक से रिंग बजेगी, ठीक है, जो टाइम होगा उसी टाइम पे आपका पेपर चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं एक बार पेपर की आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि पेपर कैसे, ये आपका पेपर है, ठीक है। इस पेपर में पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, छठवां यहाँ पे है ना, सातवां यहाँ पे है। ऐसे जो है आपको 4 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। अब देखो हिंदी मीडियम वालों के साथ दिक्कत ये है कि हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं होती बच्चों की, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, इतना प्रैक्टिस भी नहीं कर चुके होते। मैंने पूरा प्रयास किया था कि भाई आप लोग जो है 5 टेस्ट मैंने आपको करवाए थे कि भाई टेस्ट करके जाओ, टेस्ट सीरीज करके जाओ, कम से कम क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट हो। सब कुछ मैंने स्वयं भी प्रयास किया था। आप लोगों का क्विक स्टडी, क्विक रिवीजन भी करवाया था 10 दिनों का पूरा, कि प्रॉपर आप रिवाइज करके जाओ, बट आपकी अपनी तैयारी हो सकती है। तो बट यहाँ पे आपको ये भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जो चीज़ हिंदी में स्पष्ट नहीं हो रही है, थोड़ा सा इंग्लिश का भी प्रश्न पत्र, मतलब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, इस चीज़ के लिए तैयार रहना है ना। थोड़ा इंग्लिश में भी देखना है, ऐसे में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत होते हैं। UPSC के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यदि प्रश्न पत्र के स्तर की बात है, चूंकि यहाँ पर भी आयोग ने थोड़ा सा स्तर बदला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं उसमें जो विकल्प दे रहे हैं वो 1 2 3 4 सही, 1 2 सही, इनकी संख्या भी बढ़ी है। वन लाइनर वाला चला गया समय, और जो क्वेश्चन रिपीट हुआ करते थे, एक समय था कि भाई 100 क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, 87 क्वेश्चन रिपीट होते थे। अब वो समय भी अब बदल चुका है आयोग का, है ना। धीरे धीरे आयोग अब नए प्रश्नों पे काम कर रहा है, सारी चीज़ें। तो हर चीज़ के लिए तैयार होकर जाना है, आपके हिसाब से नहीं आएगा। यदि पेपर आसान आ जाता है, रिपीटेड आ जाता है, तो सब लोग के लिए, जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो 2 2 3 3 4 4 5 5 अटैम्प्ट कर चुके हैं, वो लोग ज़्यादा बेनिफिट में आ जाएंगे। नया पेपर आ जाएगा, आप बेनिफिट में। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि पेपर का कुछ भी स्तर हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो प्री का पेपर होता है ये हमेशा लीक होता है, आउट होता है। कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। यदि आप पढ़ के गए तो निश्चित तौर पर आइडेंटिफाइड कर पाएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अब चलिए, अब यहाँ पे देखो करना क्या है। मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन देखा, और पहला क्वेश्चन, अब हमने पहले से अपने ब्रेन को क्या बना रखा कि भाई 150 क्वेश्चन में 25 छोड़ना है, मुझे करना ही नहीं है, छोड़ना है ना, और 15 गलत करना है। ये प्लानिंग करके गया हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने देखा और देखा यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा कठिन है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप UPPSC का मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न बता दूं। जो पैटर्न चल रहा है, हिस्ट्री में 22 से 25 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। मान लो 22 क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। पॉलिटी में 15 से 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं। ज्योग्राफी में भी यही हाल है ना, 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में अलग रखता हूँ, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो यही, यहाँ पर भी इकोनॉमी में 20 क्वेश्चन तक यहाँ पे आते हैं। साइंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, 25 के आसपास क्वेश्चन, 20 से 25 के बीच में। साइंस भी वेरिएट करता है। आप देखेंगे इन पिलर्स का कितना बड़ा रोल है। इसका ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास इसका रहता है। 1 2 क्वेश्चन कभी सेंसस के आ जाते हैं, एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन आते हैं। करंट का भी एक अच्छा रोल है। करंट में भी 22-25 क्वेश्चन जो है, 25 क्वेश्चन भी मान के चलें, 20 से 25 क्वेश्चन, तो करंट का भी बड़ा रोल है। तो आप देखेंगे जो मेजर टॉपिक आपके हैं वो यही है। आप इसी में 150 क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत आसानी से देखिए, 50 तो यही हो गया, है ना, 50 यही हो गया यहाँ पे। इसके बाद इन दोनों को, इन तीनों को मर्ज कर दीजिए तो यहाँ पे 60 या 62 क्वेश्चन ये हो गए। 15 भी मैं नहीं मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। आप इनको देखेंगे तो 112 तो यही हो गए, प्लस 15 और इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपका 127 यहाँ पे हो जाएगा। 4-5 यहाँ निकल आएंगे, यहाँ से निकल आएंगे आपके 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी एग्रीकल्चर से, और बाकी आपका अदर जो है मिसलिनियस जो क्वेश्चन है, पर्सन एंड न्यूज टाइप के क्वेश्चन है, वो भी आपके निकलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेजर पिलर देखिए। अब आपको भी पता होना चाहिए कि आपका पिलर कौन सा स्ट्रांग है। अब आपका जो सेट मिला है, A सेट, B सेट, C सेट, अब उसकी स्टार्टिंग किससे हुई है? या क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जा रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग साइंस से हो रही है, पॉलिटी से हो रही है, हिस्ट्री से हो रही है। आमतौर पर जब
शुरुआत करें, देख लीजिए कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है क्वेश्चन की। यदि वो पिलर आपका मजबूत है, मान लो पॉलिटी आपका बहुत मजबूत है, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, तो शुरुआत ही पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो कहाँ पे पॉलिटिक क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। पॉलिटिक क्वेश्चन कहाँ पे दिए गए हैं एक बार थोड़ा सा देख लो। यदि पॉलिटिक क्वेश्चन वहीं से चालू कर दो, भाई पॉलिटी मेरी गलत नहीं होगी तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरुआत आपका, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक ऐसा मेथड दिया है, यदि इस मेथड का हम यूज करें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। कैसे, मैंने कौन सा मेथड आपको दिया है? मैंने आपको बोला है कि 150 में 25 तो छोड़ना। मान लो पहला ही क्वेश्चन आपको नहीं आया, आप इसको जानते ही नहीं कि कहाँ से आ गया, तो आपने क्या किया, छोड़ दिया, स्किप कर दिया। भाई कोई स्किप करना है इसलिए क्योंकि इसका कोई निगेटिव मार्क नहीं है। अब चूंकि आपने स्किप कर दिया कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, या फिर बड़ा कन्फ्यूजन है इसके ऑप्शन में, तो ऐसे क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा अभी 24 और छोड़ना है मुझे, है ना। 25 छोड़ने की प्लानिंग करके गए थे, तो आपके दिमाग में तो ये आएगा ना कि अभी 24 और छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगले में आए, अगले में आने के बाद फिर से आपने जो है अगला अटेम्प्ट किया, आपने देखा रहे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने इसको करके ये आपका मतलब 100% है, डबल टिक कर दीजिए। आप अपने कुछ सिंबल बना लीजिए कि जो क्वेश्चन में 100% आपकी श्योरिटी होगी उसको आप डबल टिक करेंगे, जिसमें 100% श्योरिटी है उसे डबल टिक करेंगे। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है कि लग रहा है यार 50-50 है, ए सही होगा या बी सही होगा, ए सही होगा या सी सही होगा, तो 50-50 वाले पे गोला डाल सकते हैं, आप गोला डाल सकते हैं। और जिस क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, मैंने कभी सुना ही नहीं है, उस क्वेश्चन को क्रॉस कर सकते हैं आप वहाँ पर। ये 3 आप अपने सिंबल बना लीजिए। तो जो क्वेश्चन 100% श्योर शॉर्ट हैं उन्हें आप करते चले जाइए। अब फ्रॉग मेथड क्या होता है, देखो मैंने एक फ्रॉग मेथड बताया था आप लोगों को कि एग्जाम हॉल पे जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है, या जो पेपर आयोग के द्वारा सेट किया जाता है, आयोग क्या करता है, क्वेश्चन ऐसे बनाता है, क्वेश्चन कठिन होगा फिर आसान, कठिन 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 फिर आसान, कठिन 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 फिर आसान। पहली जब दफा में हमें क्वेश्चन को करना है, हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है 3 लेवल पे, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। पहला लेवल जो होगा उसके लिए हमें 60 मिनट देना है। 60 मिनट में कोशिश करना है कि हमें प्रश्न पत्र पूरा हम पढ़ लें। 150 क्वेश्चन हमें इतनी तेजी से पढ़ने हैं कि क्वेश्चन पढ़ना है, टिक करना है। कोशिश करना है कि यदि कोई क्वेश्चन में लगता है कि यार ये कभी सुना नहीं, उसको क्रॉस कर दो कि भाई ये क्वेश्चन कभी सुना नहीं, लेकिन 25 से ज़्यादा कोशिश वही करना है। मैंने कहा ना, छोड़ना वाला ये जो रेशियो बनाया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है 50-50 है, तो उसमें गोला लगाते जाओ और ऑप्शन भी वहाँ पर टिक कर लो दोनों कि भाई ये ऑप्शन में इशू है, मुझे ये ऑप्शन में इशू है, उसका रिव्यू कर लेंगे ना आप। गोले लगाने का मतलब है मार्क एंड रिव्यू, आप इसको मार्क एंड रिव्यू में रख रहे हैं कि भाई मैं फिर से वापस देखूंगा, दूसरे लेयर पे इसको देखूंगा, ठीक है। पहले लेयर में 60 मिनट देना है, 60 मिनट या मैक्सिमम 70 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते पहले लेयर पे। तो पहले लेयर में हमें पूरे 150 के 150 क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं 100% सही कर रहा हूं। मान लो ये मेरा 100% सही, ये 100% सही, ये 100% सही, इसमें मुझे डाउट हो रहा है कि 50-50 है, ये मुझे नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके पहले उसमें आपको पहले चरण में आइडेंटिफाइड करना है कि ये क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं, ठीक है। तो 70 मिनट में आप पूरा पेपर पढ़ने का प्रयास करिए। 70 मिनट लग रहा है, 75 मिनट लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा दिक्कत है। कारण मैं चाहता हूं कि आप जब 70-75 मिनट हो जाए आपका, ठीक है, 70-75, मान लो मैक्सिमम 80 भी ले रहे हो, जो भी, अब आपकी स्पीड के ऊपर है, रीडिंग स्पीड है। यूपीपीएससी में देखो 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट दिया गया है। अब यहाँ पे मैंने कहा 25 छोड़ना है, लेकिन पढ़ना तो सारे पड़ेगा ना, ऐसे तो रैंडम आप छोड़ नहीं सकते, पढ़ोगे तब छोड़ोगे, तो टाइम तो आपको बराबर देना है सब में। समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती। जैसे यूपीएससी में बड़ा लेंदी पूछता है, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, पढ़ने में ही टाइम लग जाता है, समझने में टाइम लग जाता है, थोड़ा एनालिसिस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। यूपीपीएससी में ऐसा नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन और टाइम को लेकर के बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे में 70-80 मिनट में आप पूरा पढ़ तो लोगे, और ये भी आइडेंटिफाइड कर लोगे कि कितने क्वेश्चन में आप 100% श्योर शॉर्ट हो जो आपने पढ़ा है और वो आपके एग्जाम हॉल पे पूछा गया है, एग्जाम में आया है। तो ऐसे में इन क्वेश्चन के लिए आपको फिर करना क्या है, अगला चरण है, पहले एक बार आइडेंटिफाइड किया, आइडेंटिफाइड करने के बाद ओएमआर सीट आपने उठाई। क्या किया आपने, ओएमआर सीट उठाई, और ओएमआर सीट में इनको फिल, जितने में आप 100% श्योर शॉर्ट हैं, जहां पे आपने डबल टिक कर रखा है और उनके ऑप्शन क्लिक कर रखा है, उनको आप भरना चालू करेंगे ओएमआर सीट में। बड़ी सावधानी पूर्वक भरना है,
बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी। और देखिए क्वेश्चन को फ्रॉग मेथड में कह रहा हूं, जैसे जहां पे लगता है क्वेश्चन कठिन है, मैंने कभी सुना क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, फ्रॉग कर जाइए, कूद जाइए। क्या करता मेढक, क्या करता है, उसको आप मार्क एंड रिव्यू में डाल रहे हैं या क्रॉस लगा रहे हैं, यदि नहीं आ रहा क्रॉस लगाइए, नहीं तो मार्क एंड रिव्यू 50-50 में डाल दीजिए। बट क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब आप उसके ऑप्शन को पढ़ते पाते हैं अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने से, बड़ा एक क्वेश्चन देख के डरिए मत। आप लोग का होता है क्या, क्वेश्चन बड़ा देखते हो फिर भाग जाते हो कि यार नहीं यार ये लगता है बड़ा कठिन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपको भ्रमित करने के लिए, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए होता है। मैं सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आमतौर पर आपने सुने ही नहीं होते, यूपीएससी में ऐसा ज़्यादा होता है, बट यूपीपीएससी में इसकी संभावना थोड़ा कम है। तो ऐसे में क्वेश्चन सावधानी पूर्वक आराम से पढ़ना है। ये भी देख लेना कि क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा निम्नलिखित में कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस चीज को भी जरूर हमेशा गोला करना है, ताकि आप क्लियर कर पाए कि सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। कुछ लोग यही देखो, एग्जाम हॉल में ये 2 घंटा ही सब कुछ है, इस 2 घंटे में यदि हर एक बारीकी को आप ध्यान से देख पाए तो आप पूरे प्रश्न पत्र में गड़बड़ करके नहीं आओगे। वो बच्चे बहुत बुरा, बहुत गुस्सा लगती है कि कहते अरे मैं तो बी जो है मैंने सही कर रहा था, सी कैसे गोला कराया। ये सब ओएमआर सीट भरने में भी उतनी सावधानी देनी है। यदि यहां पे आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाइड कर दिया, अब अगला चरण आता है, अगला 20 मिनट लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 70 मिनट में आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, ठीक, पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। यदि नहीं भी सॉल्व किया, 10-15 क्वेश्चन लास्ट के बचे भी हैं, तो भी ओएमआर सीट भरना शुरू कर देना चाहिए आपको। ओएमआर सीट भरने में भी सावधानी पूर्वक 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है पहली बार में। अब पहली बार में जब पूरे क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाइड कर लिए, 70 मिनट बाद फिर 20 मिनट और ले रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको अब आप जब इसमें भरना शुरू करेंगे ओएमआर सीट को, ठीक है, ओएमआर सीट में आपका 1 2 3 4 ऐसे रहता है और सबके आगे ये बने रहते हैं कि ए का यहाँ पे लिखा होता है, ए ब्लैक कर रहे हैं, बी ब्लैक कर रहे हैं, सी ब्लैक कर रहे हैं, ऐसे बना रहता है ना। और कलर भी देखो उसमें मेंशन रहता है, पिंक कलर होता है, डार्क पिंक होता है और लाइट पिंक होता है, डार्क पिंक लाइट पिंक, ताकि 5-5 क्वेश्चन आप आइडेंटिफाइड कर सको, ऐसा ना हो मिक्स हो जाए चीजें, ये भी ध्यान रखना आपको। तो इसमें बहुत सावधानी पूर्वक आपको ब्लैक करना है, जो जैसे ए का बी सही है, बी को ब्लैक कर दीजिए, और जो आपका पेन है बढ़िया अच्छे से उसको ब्लैक करिए, ये ना रहे कि फिर आधा आधा ब्लैक कर रहे हैं। उसमें बना होता है कि कैसे ब्लैक आपको करना है। आप ब्लैक कैसे करेंगे, मान लीजिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये एक रुक जाइए 1 मिनट। मान लीजिए पहला ये क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है 4 जो है ये दिए गए हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा हुआ ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको ब्लैक करना है, तो गोला जो भी, मान लीजिए पहले का बी आपका है, तो गोला ऐसा भरिए पूरा होना चाहिए, पूरा कवर हो, ठीक है। इतना ये तो सब पता है आप लोगों को, आपको लग रहा होगा, लेकिन गलतियां बहुत करके आते हैं। वाइटनर कुछ भी नहीं लगाना आपको, ये पूरा कवर होना चाहिए, आपका पूरा कवर होना चाहिए। ये नहीं कि आप इतना भर रहे हैं कि इतना भर दिया बस खुश हो गए, ये सब लिखा होता है उसमें नहीं। और ये मशीन का काम है, यहाँ पे ऐसा थोड़ा रैंडम कोई व्यक्ति आपको चेक करेगा, ओएमआर मशीन आपकी कॉपी चेक करेगी, और ऐसे में यदि आप गड़बड़ करके आओगे रिजेक्ट हो जाएगी कॉपी। वाइटनर कुछ नहीं लगाना, ये भी नहीं लगाना है, क्रॉस ये सब नहीं लगाना है, आपको ब्लैक करना है। उसमें साफ निर्देश दिए होते हैं ओएमआर के पीछे, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि ओएमआर सीट आप सावधानी पूर्वक भरेंगे, 10 से 15 मिनट बहुत है, पर्याप्त है। आप इसको ओएमआर सीट को भरिए, और भरने के बाद एक बार काउंट कर लीजिए कि भाई कितने आपके सही हो रहे हैं। यदि पहले ही बार में आप 100 से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप चयनित हैं उस परीक्षा में। पहली बार में जो 100% श्योर शॉट हैं, देखो आपको लगेगा कि भाई पहली बार में आपने 105 अटैम्प्ट कर लिए, या 100 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए, ये तो आपको लग रहा है, लेकिन इनमें से कुछ गलत पक्का होंगे, वो आपको नहीं पता है ना। वो जब आप आंसर की मिलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो ही जाते हैं, लेकिन पहली बार यदि संभावना है कि 100 से ऊपर जा रहे हो आप, तो बहुत अच्छी है आपके लिए, गुड न्यूज़ है कि आप बहुत बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो पहली बार में आप काउंट कर लीजिए, 105 100 से ऊपर सही हो रहे हैं, तो आपको 50-50 वाले में, मान लो ये आपने 150 क्वेश्चन किए, 150 में से 25 आपने छोड़ दिए, 100 आपने 100% श्योरिटी के साथ सही किए हैं, आपने 100 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के। लेकिन बात इतने से नहीं बने, क्योंकि इसमें भी 4-5 क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन 50-50 वाले भी लेने पड़ेंगे, 5-6 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने दूसरी लेयर आपको बोला ना, दूसरी लेयर पे फिर जाना है। 70 मिनट किया, फिर ओएमआर सीट भरा, काउंट किया, फिर इसके बाद दूसरी लेयर पे जाना है 50-50, जिनमें 50-50 हैं, या क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहे थे, कुछ लग रहे थे, मार्क एंड रिव्यू में जो आपने रखे थे, इन क्वेश्चन पे जा करके
में इनको भी हल करना। देखो 50-50 वाले क्वेश्चन के साथ होता क्या है, आपने प्रायिकता पढ़ी होगी, है ना। एक बार आप एक सिक्का उछलेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब दो ही ऑप्शन है, आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं कि ए सही होगा बी सही होगा, ए सही होगा बी सही होगा, तो यदि आप 50-50 वाले 10 क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए 50-50 के 10 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो 50% वो सही होंगे, यानी कि 50% चांस उनके सही होने के हैं, 50% गलत होने के हैं, यही चांस तो निकल के आएगा। तो ऐसे में क्या निकल के आएगा, ऐसे में ये निकल के आएगा कि 10 में 5 तो सही होने ही हैं। 5 का मतलब इसको 1.33 से आप कर दीजिए, तो आपको मतलब माइनस मार्किंग से ज़्यादा आप पॉजिटिव मार्क्स ले आएंगे, ये भी होता है। तो जब कभी ऐसा हो 100 से ऊपर आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आप रिस्क में ले जा सकते हैं 50-50 वाले, तब भी आपके 105 सही हो जाएंगे। बाकी जो आपके गलत होंगे वो माइनस मार्किंग में, वो सारा कुछ आपका ओवरऑल कंक्लूड हो जाएगा। तो पहला श्योरिटी तो ये रखना है। अब ये प्रश्न पत्र के प्रकृति के ऊपर भी रहेगा, कभी कभी प्रश्न पत्र आसान आ जाता है, तो कट ऑफ को मैं अभी यहाँ पे नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपको एक इतना बता रहा हूँ कि यदि 105 प्लस पहुँचते हैं आप सेफ जोन में हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको किसी भी तरीके से, ठीक है। और आमतौर पे इससे ज़्यादा कोई होता ही नहीं है, मामला सब इतने के आसपास ही रहते हैं। तो पहला चीज़ तो ये श्योर कर लेना है आपको आराम से ये चीज़, और फिर दूसरे लेयर पे जाना है, दूसरे लेयर पे आपको 50-50 देख लेना है। फिर तीसरा लेयर है आपका रिव्यू का। अब देखो ज़्यादा टाइम बचा कहाँ, 70 मिनट आपने ये किया, 15 मिनट मान लो OMR सीट सावधानीपूर्वक भरने में लग गई आपको। OMR में गलती मत करना, ये जाके बाद में फिर बात नहीं होनी चाहिए कि मेरा B सही था मैं C भराया, C सही था D भराया, ये नहीं होना चाहिए। OMR C बहुत आराम से भरना, इसलिए मैं 15 मिनट बहुत दे रहा हूँ आपको टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना भी टाइम नहीं लगता है। और ऐसा मत भरना कि बिल्कुल उसको कर रहे हो फट ही जाए, हो ऐसा भी मत करना, आराम से बिल्कुल स्मूथली। वो रेनॉल्ट के पेन ही आते हैं OMR सीट के लिए, ब्लैक पेन आते, थोड़ा मोटा रहता है पॉइंट, तो आराम से उससे भर सकते हैं। तो आपका जो है ये आपका हो जाएगा 85 मिनट के आसपास, यहाँ पे आपका निकल जाएगा। 5 मिनट बीच में वो जो अटेंडेंस होता है कुछ होता है, तो भी मान लीजिए 5 मिनट मान लो, 90 मान लो, 90 तक में आप पहला लेयर कराएं। अभी भी आपके पास 120 मिनट में 30 मिनट बचे हुए हैं। 30 मिनट में आप दूसरे लेयर का 10 मिनट 15 मिनट यहाँ पे लिया, 10-15 मान लो, 10-15 या 20 मिनट आपने यहाँ पे ले लिया कि क्वेश्चन देखा, अच्छा इस क्वेश्चन का ये लग रहा है मुझे, जो आपको लगे, जिस पे इंट्यूशन आए, बार बार आपको लगे कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है, ये चीज़ सही हो, तो जो पहले क्लिक करे, पहला क्लिक जो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, पहला क्लिक जो है उसको साथ साथ आप OMR सीट को साथ साथ भरते जाओ। जैसे मान लो 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर पे आप कंफ्यूज थे A B में, तो 50 नंबर का आपको लगता है B सही है, साथ में ही OMR सीट भर दो, ये ना रहे कि बाद में भरूंगा, अब टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। साथ साथ इनको भी क्लियर करते जाओ। और 25 जो छोड़ने वाली पॉलिसी, उसे गड़बड़ मत करना, उसको मत छूना, नहीं सुना मत करना, माइनस में जाओगे लिख के ले लो। 50-50 वाले को ही छेड़ना है आपको बस, क्योंकि उसकी प्रायिकता है 50%। यदि 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 5 तो सही होने ही होने हैं उसमें, ऐसा नहीं होगा, इतना भी बड़ा दुर्भाग्य नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। तीसरा लेयर है कि एक बार फिर से चेक करना, OMR सीट में कोई कमी नहीं है, लास्ट का 5 मिनट जो आपका बचता है OMR सीट में कोई कमी नहीं, रोल नंबर अच्छे से भरा है, जो मैंने छोड़ा कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है, किसी पे वो तो नहीं कर दिया, एक बार सारी चीज़ें एक बार रिव्यू कर लिया। और इसके बाद लास्ट में यदि टाइम मिलता है तो देख लेते हैं कि यार अब फिर काउंट कर लेते हैं, कोई वो है तो एक बार 1-2 क्वेश्चन और इधर उधर करना है तो कर दिया। इसके बाद इत्मीनान से कॉपी जमा करिए, इत्मीनान से बाहर आइए, निश्चिंत रहिए। यदि ऐसा है तो पेपर बहुत शानदार आपका चला जाएगा। यदि पहली बार में आपके 90 ही सही हो रहे हैं, 90 से नीचे भी जा रहे हैं आप, है ना, मान लो 85 ही सही हो रहे हैं आपके अनुसार, ये तो मैं 100 की बात में बात कर रहा था कि भाई पहली बार में 100 सही हो गए। मान लो पहली बार में आपने किया, पहले 70 मिनट जो आपके थे क्वेश्चन पेपर करने के बाद जब आपने OMR सीट भरा, आपने पाया 80 या 85 ही हो रहे हैं आपके, मामला गड़बड़ है आपका, कुछ नहीं होने वाला भाई। 5 आपके वैसे भी गलत हो जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि 85 सही हो रहे हैं, तो ऐसे में फिर 50-50 दूसरे लेयर में आपको 50-50 लेना है। 50-50 जितने भी आपके हों कर डालो, छोड़ो मत, ऐसे भी जाएंगे वैसे भी जाएंगे। यदि पहली बार में 50-50 फिर जितने भी आपके 50 हो रहे हो, 50 नहीं छोड़ना, 50% तो आपका होगा, तो भी आप उसमें मामला आपका बन जाएगा। और यदि पहली बार में आपकी हालत ये है कि 70 ही सही है, कुछ भी सही है, सब लगा डालो, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 जैसे भी और करके करना पड़ेगा फिर, क्योंकि वैसे ही मर रहे हैं तो फिर कायदे से मरे। जब स्थिति ये आ गई आपकी कि आप 70-60 क्वेश्चन पे ही जाके लटक गए, तो फिर वैसे वो तो होना ही नहीं है, वो तो पता ही है, वो चाहे वो तो अब दिख रहा है कि आप ऐसे ही घुस गए थे बिना तैयारी किए, कुछ नहीं किए हुए, तो फिर चलिए अक्कड़ बक्कड़ खेल ही लेते हैं,
होगा तो ठीक है, वैसे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। लेकिन पहला लेयर यदि 100+ निकलता है तो बहुत इसमें माइनस मार्किंग का इतना सतर्क हो जाना है बिल्कुल कि इस पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे लेयर पे यदि 85 से 90 के बीच में लेयर पहुंच रही है तो केवल 50-50 टच करना है, बाकी नहीं टच करना आपको। बाकी जो छोड़ने वाले थे उन्हें टच नहीं करना। जब आप 60-70 के आसपास रह जाएं तो फिर कुछ मत छोड़िए, 50-50 भी पूरे करिए और कुछ वो भी करना पड़ेगा जो आपके, जो बिल्कुल जिनमें स्पष्ट है, जो छोड़ने की भी सोच रहे हैं। अब उस पर किस्मत वाली बात रहेगी, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो वैसे भी जा रहे थे, कौन रोकने वाला था हमें। ठीक है, तो ऐसे में ये पूरी मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक बार इसको पहले मेंटली आप सेट करके जाइएगा। कोशिश आपको, जो मैं पहला जो सेफ जोन वाली प्लानिंग है कि 100 से ज़्यादा निकले, और ये बहुत आसान है। क्वेश्चन यदि आपने तैयारी कर रखी है, आपने पढ़ रखा है चीज़ों को, तो वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे निश्चित तौर पे आपको आंसर दिखेगा उसका, ऐसा नहीं होगा कि नहीं दिखेगा। और जो पहला क्लिक करे, दिमाग में पहला क्लिक आए, उसको कोशिश करिएगा कि आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एक जो है जीएस के प्रश्न पत्र को लेकर के आपका एक मेथड होना चाहिए। इसके बाद आप प्रश्न पत्र जमा कर देते हैं अच्छे से, श्योरिटी के साथ बाहर जाइए। बाहर जाने के समय मोबाइल फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को। कुछ लोग हैं जो निकाल लेते हैं थोड़ी देर, भैया 3 घंटे का समय कैसे व्यतीत होगा। भैया 3 घंटे के समय के लिए सीसैट आपका अगला चरण है। सीसैट में 33 भी नहीं आएंगे, गड़बड़ होगा। तो बीच में अपना आराम से नाश्ता कीजिए, थोड़ा सा खाइए पीजिए, ज़्यादा डिस्कस मत करिए। लोग डिस्कस करने लग जाते हैं पेपर कैसा, थोड़ा बहुत ये स्वाभाविक है, होगा ही होगा। पूछोगे कैसा रहा कैसा रहा कैसा रहा, यदि आसपास दोस्त भी हैं सेंटर में तो भी वो होता है कि भाई कैसा रहा, तो चलो कोई बात नहीं, ग्रुपिंग बन जाती है, 4 लोग खड़े हो जाते हैं ग्रुप बना के, वो डिस्कस करने लगते हैं, ये पेपर ऐसा था, वो पेपर ऐसा था, इसका क्या सही होगा, उसका क्या सही होगा, पूछने लग जाते हैं एक दूसरे से। पहले प्रश्न पत्र को भी जमा कर दीजिए अपना, जा करके पहला प्रश्न पत्र की जो वो भी, क्योंकि सेंटर पे नहीं ले जा सकते उसको भी परीक्षा केंद्र के अंदर, तो ऐसे उसको भी बाहर जमा कर दीजिए, पेपर को भी अपने, और नहीं तो वहीं पर अनुमति ले लीजिए, बाहर रख सकते हैं आप, किसी पेड़ के पास कहीं पर भी छुपा दीजिए ताकि वहाँ से गायब ना हो। इसके बाद सीसैट के लिए प्रिपेयर होइए आप अपने मेंटली, क्योंकि वहाँ पे आपको कंप्रीहेंशन करना है, तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए उसके लिए भी, ब्रेन के लिए। ठीक है, नाश्ता वास्ता करके हल्का फुल्का 1-1.5 घंटे का समय तो इसमें जाएगा। इसके बाद 1-1.5 घंटे का रेस्ट का समय आपको मिल रहा है, रेस्ट करिए आराम से, कहीं पर बैठ करके ज़्यादा इन चक्करों मत पड़िए। फिर 33% क्वालिफाई करना वहाँ पर ज़रूरी है। तो 33% यानी कि 100 क्वेश्चन जो आपके आएंगे सीसैट के, 100 क्वेश्चन में आपको 33 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% सही होने चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, तो 100 में 50 क्वेश्चन की प्लानिंग करके जाएगी। 50 तो आपको करने ही करने हैं, मिनिमम 50 करने, और ये सही भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये सोच के आना कि भाई 33 में 33 ही करके आएंगे, इसमें कुछ गलत हो जाएंगे। 50 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, जिसमें से रीजनिंग को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग को पहली प्रायोरिटी दीजिएगा। दूसरी प्रायोरिटी दीजिएगा आप जो है, आप कम्युनिटी में आज़ाद पीसीएस एकेडमी, यूपी पीसीएस एकेडमी की कम्युनिटी में रीजनिंग के वीडियो डाल दूंगा आपको, जो संपूर्ण रीजनिंग को लेकर सुपर वीडियो बनाए गए थे संस्था में, वो मैं आपकी कम्युनिटी में डाल दूंगा। आप एक बार उन्हें देख भी सकते हैं उस टाइम पे कि भाई उस टाइम पे रीजनिंग के कुछ वीडियो। बाकी तो देखो, कंप्रीहेंशन भी आपने इतना है कि पैसेज पढ़ना है, उसका आंसर निकालना है। थोड़ा सा यदि एनालिटिकल है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, तो पैसेज को अच्छे से आराम से पढ़ना है। कंप्रीहेंशन भी बहुत अच्छे से करना है। मैथ के क्वेश्चन भी प्रयास करना है, जो क्वेश्चन लगते हैं कि गलत है तो उन्हें भी छोड़ देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर भी है। तो रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, मैथ, हिंदी व्याकरण आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इससे इंग्लिश का पैसेज वो भी आसानी से निकल आता है। इतनी इंग्लिश तो पता ही होनी चाहिए आपको कि इंग्लिश का पैसेज आपको कर ले। इतनी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहिएगा। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं जो थोड़ा सा लीग से अलग होते हैं, तो यदि आपने पढ़ रखे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रखे तो छोड़ दीजिएगा। इनमें से ही 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की सोचनी है, और इतना रहे कि आप 33% यानी 66 नंबर तो आपके आने ही चाहिए किसी भी हालत में। मतलब 66 कहने 50 का मतलब है 100 नंबर। 50 में मान लो आपके गलत भी हो जाते हैं, मान लो इसमें 10 भी गलत हो गए तो भी काम बन जाएगा आपका। 10 भी गलत हो गए तो भी काम बन जाएगा। कैसे? क्योंकि 40 सही हुए तो 40 × 2 मतलब 80 नंबर ये हो गए। 10 आपके हो गए तो 10 में माइनस मार्किंग आप निकाल लीजिए, 20/3 आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप पाएंगे कि आपका लगभग, तो यहाँ पे कट पिट के भी आप 33+ ही रहेंगे, कट पिट के भी बिल्कुल नज़दीक रहेंगे, 34-34 के आसपास नंबर निकल पाएंगे। लेकिन कोशिश यही करना है 50 हो 45 के आसपास आपके सही होने चाहिए। कम से कम की बात है कर रहा हूँ, ये न्यूनतम 33% लाने, तब भी 50 अटेम्प्ट करके 45 सही करने पड़ेंगे सीसैट के क्वेश्चन। और नहीं सीसैट गया तो सब गया। इसलिए सीसैट के पेपर को सीरियस लेना। जीएस की कॉपी चेक भी नहीं होगी यदि 33% क्वालिफाई नहीं कर पाए।
तो इसको बहुत बारीकी से समझना है। अब देखो, कट ऑफ ज़्यादा इसलिए जा सकती, कट ऑफ जाने का रीज़न क्या है? पहला कारण ये है कि कट ऑफ, अब चूंकि आयोग ने कह दिया कि भाई हम 13 गुना से ज़्यादा लेंगे ही नहीं, तो एक तो वैकेंसी कम हो गई। पहले पीटी में होता था जहाँ पे कि 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बच्चे सेलेक्ट होते थे, वही 4,000 5,000 पे रह गई कहानी। तो ऐसे में भी कट ऑफ हाई होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको माइनस मार्किंग से बचना है। जो मैंने पहली स्ट्रेटजी आपको जीएस वाली बताई, इस पर बहुत काम करके जाना है। किसी भी तरीके से रिस्क ही नहीं लेना है, रिस्क लेंगे सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मेरी आप लोगों के लिए सलाह है। दूसरा, मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप कल का पेपर आपका निर्णायक हो, ज़बरदस्त होना चाहिए। ईश्वर करे आपको जो है वो ऊर्जा मिले, सारी चीज़ें, तो आप आराम से जो है उस पेपर को भी करके जाएं, ठीक है। बाकी इसका जो जैसे ही क्वेश्चन पेपर होगा, हम एक बार जो एग्ज़ाम का उसी दिन आपको बता देंगे। अगले दिन से एक्सप्लेनेशन भी चालू हो जाएगा। आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी पे ही पूरे पेपर का एक्सप्लेनेशन होगा आपका क्रमशः। तो आंसर की आपको बहुत सटीक और सबसे विश्वसनीय आंसर की आपको मिलेगी संस्थान की, ठीक है। इसलिए जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए, ज़्यादा परेशान नहीं होना, उपापोह में नहीं आना, आराम से जो है घर आइए और अगले दिन से जो भी है, क्योंकि उस समय आपको चेक करने की तो बड़ा पड़ा रहता है, तो अपने मित्रों से सबसे थोड़ा सर्वे करिए, पता करिए। इसके बाद संस्थान की आंसर की आएगी, उसको चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद फिर आराम से हम एक बार सर्वे करेंगे, कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, किसके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उस सर्वे के हिसाब से फिर कट ऑफ आपको रफली बताई जाएगी। लेकिन अब आयोग क्या कर रहा है, आंसर की तुरंत ही जारी कर दे रहा है। 1-2 दिन का टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। चाहे समीक्षा अधिकारी के आंसर की देखें, लास्ट टाइम में जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी भी आंसर की तुरंत आ गई थी। तो ऐसे आंसर की तो आयोग की ही सबसे प्रमुख है, और आयोग इसे जल्दी इसलिए जारी कर देता है क्योंकि लेट जो आंसर की होती है उसमें बड़ा बवाल हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो आप जो है आयोग की आंसर की आ जाएगी, उससे भी आपका वो करेंगे, और इसके बाद कट ऑफ संस्थान द्वारा आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर आप मेंस के लिए लग जाएंगे अच्छे से। आंसर राइटिंग आपका कार्यक्रम चलाई जा रहा है एग्जाम इंडिया पे, आंसर राइटिंग पे लग जाएंगे, एसे के पेपर पे, इथिक्स के पेपर पे, और आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर पे, इन सब की उत्तर लेखन करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये रहा मेरे द्वारा एक बड़ा प्रयास आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अच्छे से समझिए और आराम से इत्मीनान से पेपर दीजिए। बहुत अच्छा पेपर जाएगा यदि आप इस रणनीति को लेकर के चल रहे हैं। बाकी फिर से मेरी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये वाला परीक्षा आपके लिए बहुत निर्णायक हो जाए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। किसी तरीके का कोई और भी समस्या कुछ भी है तो आप सभी कमेंट में मुझसे यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं निरंतर आप लोगों के लिए यहाँ पर रहूँगा। आप जो भी सहयोग चाहते हैं वो सारा सहयोग आपको मैं दूंगा। बाकी क्विक रिवीजन आपका आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी चैनल पे 10 दिनों तक लगातार हुआ है, ठीक है। तो आप सभी उसको क्विक रिवीजन को भी आपने देख ही लिया होगा। आप लोग लगातार बने थे, यदि नहीं भी देखा तो भी डरिए मत, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और आराम से पेपर दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभकामनाएं।